हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक रहेगा बिजनेस एनवायरनमेंट, थर्ड यूनिट जो है, और बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए जाती है कि ये हमारी अकेली यूनिट में मतलब एक ही चैप्टर है। इससे पहले हमने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़े, तो उसमें अगर हम प्राइवेट पब्लिकेशंस की बुक देखते हैं तो दो तीन चैप्टर कवर हो जाते हैं, सेम हमारे फर्स्ट में चले जाते हैं। लेकिन बिजनेस एनवायरनमेंट हुआ, प्लानिंग हुआ और कंट्रोलिंग हुआ, ये हम बोलते हैं कि सबसे ईजी चैप्टर रहेंगे आपके करने के लिए, और अगर मार्क्स वाइज कहें तो इनको कवर करना बहुत आसान है। बहुत सिंपल सा टॉपिक है और इसमें से एक लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आपका आना ही है 5 में या 6 में, तो उसको ध्यान से करते हैं और बहुत टिप्स पे करने लायक पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पर है सबसे पहले है बिजनेस एनवायरनमेंट की डेफिनेशन समझते हैं। देखिए, बिजनेस एनवायरनमेंट की डेफिनेशन है, उसको यूँ समझिए, 2006 के अंदर पेप्सी और कोक को लेकर जो ऑर्गेनाइजेशन थे, सेंटर फॉर साइंस एंड रिसर्च जो था, उन्होंने एक एलिगेशन लगाए साइंस एंड एनवायरनमेंट। उनके सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट जो था एक ऑर्गेनाइजेशन, उसने एलिगेशन किया कोक और पेप्सी के अंदर ज़रूरत से ज़्यादा पेस्टिसाइड्स हैं। हालांकि फिर होम मिनिस्ट्री की तरफ से क्लैरिफिकेशन आ जाती है, हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से, कि नहीं ऐसा कुछ गलत नहीं है, लेकिन उसके बाद भी उनकी सेल्स में काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन भी हुआ। उनको पब्लिक इमेज को इम्प्रूव करने के लिए बहुत सारा पैसा भी खर्च करना पड़ा। ये आपके NCERT ही की स्टडी है, और वहाँ पर सिंपल चीज़ हुई कि इतना सब क्यों करना पड़ा, क्यों उनकी इंटरनल मैनेजमेंट इतनी स्ट्रॉन्ग होने के बाद उनका इंटरनल कोऑर्डिनेशन जो हम कहते हैं मैनेजमेंट प्रिंसिपल हो गए, सब कुछ करने के बाद भी उनकी सेल्स में जो डिक्लाइन हुआ, वो ये सब बताते हैं। देखिए, फर्स्ट चैप्टर हमारा बताता है कि मैनेजमेंट को क्या करना है, कैसे काम करती है। दूसरे चैप्टर में हमने प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। अब ये सब कुछ वेल मैनेज होने के बाद भी पेप्सी और कोक का बिजनेस वहाँ पर सफ़र करता है। उसके बाद उनको बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ता है सेम इमेज पर आने के लिए, और आज के टाइम पे एक बड़ा सेगमेंट जो है इस चीज़ के लिए अवेयर हो गया है कि हम इन चीज़ों को नहीं कंज्यूम करें। तो ये जो केस स्टडी है वो ये बताती है कि किस तरीके से हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट हमारे बिजनेस करने के तरीके पर फर्क डालता है। और हम तो देख रहे हैं अपने स्कूल्स को, कोचिंग को, सब चीज़ों को बदलते हुए कि किस तरीके से एक बीमारी आती है और उसने सारी दुनिया के काम करने का तरीका बदल दिया। अगेन इन्वायरमेंट है जो हमें अफेक्ट कर रहा है। अब देखते हैं इसको डिफाइन कैसे करते हैं। देखिए, इसको इन्वायरमेंट क्या है, सराउंडिंग ऑफ अस, जो भी हमारी सारी सराउंडिंग है उसी को हम कहेंगे। जैसे इन्होंने कहा कि एक राइटर कहते हैं, टेक द यूनिवर्स एंड सब्सट्रैक्ट जो है आप कर लीजिए उसमें से सबसेट, अपना एक सबसेट, दैट इज़ योर ऑर्गेनाइजेशन एंड द रेस्ट विल बी कॉल्ड एनवायरनमेंट, या वो सारा का सारा हमारा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट हो जाएगा। पूरे यूनिवर्स में से आप अपने आप को माइनस कर लीजिए, बाकी वो जो सब बचता है वो आपका एनवायरनमेंट। सेम बिजनेस एनवायरनमेंट है कि हम पूरा यूनिवर्स ले लें, उसमें से अपने ऑर्गेनाइजेशन को हटा दें, तो बाकी जो है वो बिजनेस एनवायरनमेंट है। अब इसको एग्जैक्टली डिफाइन करना सीखते हैं। बिजनेस एनवायरनमेंट इज सम टोटल ऑफ इंडिविजुअल, इंस्टीट्यूशंस एंड फोर्सेस। उन सभी इंडिविजुअल्स को, इंस्टीट्यूशन को और फोर्सेस को ऐड कर लीजिए जो बिजनेस की परफॉर्मेंस पर इम्पैक्ट डालती हैं, उसके काम करने के तरीके पर, काम पर, रिजल्ट्स पर, कहीं पर भी फर्क आ रहा है बिजनेस की परफॉर्मेंस पर, उसको हम क्या कहेंगे, बिजनेस एनवायरनमेंट। एग्जैक्ट डेफिनेशन NCERT की यही है, सम टोटल ऑफ ऑल, सिर्फ इंडिविजुअल नहीं, वो सभी इंडिविजुअल्स जो भी आपके बिजनेस की परफॉर्मेंस को अफेक्ट करते हैं, बी इट एम्प्लॉयज़, बी इट सप्लायर्स और इन्वेस्टर, वो सभी इंडिविजुअल, इंस्टीट्यूशन, गवर्नमेंट हो गई, उसकी संस्थाएं होगी या कॉम्पिटिशन वगैरह, वो सब, और फोर्सेस हो गई कि टेक्निकल है, सोशल है, ये सब फोर्सेस में भी। तो इंडिविजुअल, इंस्टीट्यूशन और फोर्सेस जो कि बिजनेस परफॉर्मेंस को अफेक्ट करती हैं, दैट उनका सम टोटल हमारा क्या होगा, बिजनेस एनवायरनमेंट। अब आते हैं इसकी फीचर्स पर। फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। देखिए, इससे पहले हम फीचर्स जो पढ़ चुके हैं, एक बार ध्यान रखिए, फर्स्ट चैप्टर में हमने मैनेजमेंट की फीचर पढ़ी, 7 फीचर्स थी। फिर हमने प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की फीचर पढ़ी, वो भी 7 थी, या वहाँ पर उसको नेचर भी लिखा हुआ है। और आज हम जो फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स समझ रहे हैं वो कर रहे हैं हम बिजनेस एनवायरनमेंट की फीचर। बिजनेस एनवायरनमेंट की फीचर को आप याद करिए, आपकी सराउंडिंग जो है उसकी फीचर क्या है।
क्या हम अपनी सिर्फ धरती को इन्वायरमेंट कह रहे हैं, या आसमान को इन्वायरमेंट कह रहे हैं, या क्लाइमेट जो टेम्परेचर हाई हो रहा है उसको इन्वायरमेंट कह रहे हैं? नहीं, सम टोटल को कह रहे हैं। इसी तरीके से बिजनेस इन्वायरमेंट इज ऑल्सो सम टोटल ऑफ फोर्सेज या टोटलिटी ऑफ फोर्सेज। बहुत तरीके की फोर्सेज होती हैं, पॉलिटिकल है, सोशल है, टेक्नोलॉजिकल है, ये सब मिलकर लीगल इन्वायरमेंट है, ये सब मिलकर हमारा इन्वायरमेंट बनाती है। नो सिंगल फोर्स कैन बी टर्म्ड एज इन्वायरमेंट। हम किसी एक फोर्स की बात नहीं कर रहे, ये सारी फोर्सेस मिलकर हमारे इन्वायरमेंट बनती है। सबसे पहली चीज़ है, ये एक टोटलिटी में कंसेप्ट है, एग्रीगेशन में है। दूसरी बात है, क्या ये फोर्सेस एक जैसी हैं? नहीं, इनकी नेचर अलग है। कुछ है स्पेसिफिक और माइक्रो फोर्सेस, और कुछ है जनरल फोर्सेस और मैक्रो फोर्सेस। जो हमारे बिजनेस को, क्या अंतर होगा जनरल और स्पेसिफिक में, ध्यान से सुनिए। जो हमारे बिजनेस को डायरेक्टली इम्पैक्ट कर रही हैं वो हो गई हमारी स्पेसिफिक और माइक्रो फोर्सेस। हमारे कस्टमर्स हो गए, हमारे सप्लायर्स हो गए, ठीक है, और यहाँ पर कंपटीशन वाली चीज़ें हो गई, मीडिया हो गई, लोकल पब्लिक हो गई, ये हैं हमारी सारी की सारी स्पेसिफिक फोर्सेस। दूसरी चीज़ जो है, ये हमारी मतलब वो सारी की सारी जो हमें इंडिविजुअल के लेवल पर अफेक्ट कर रही हैं, ये तो हमारी फोर्सेस जो हैं स्पेसिफिक फोर्सेस में चली जाएंगी। उसके सिवाय जितनी भी चीज़ें हैं जो हमारे बिजनेस को अफेक्ट कर रही हैं और जिनके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल भी नहीं है, इनके ऊपर थोड़ा बहुत कंट्रोल होगा। बिजनेस एनवायरनमेंट की डेफिनेशन में भी हम ये देते हैं, सम टोटल ऑफ ऑल दोज इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशन एंड फोर्सेस दैट अफेक्ट बिजनेस परफॉर्मेंस एंड ओवर विच बिजनेस हैज़ नो और लेस कंट्रोल। तो यहाँ पर है कि इनमें थोड़ा बहुत कंट्रोल होगा भी और ये डायरेक्टली इम्पैक्ट करते हैं। जर्नल फोर्सेस के ऊपर, पॉलिटिकल के ऊपर रेयरली हमारा कभी कोई कंट्रोल रहता है, तो हमारा कंट्रोल इसमें फोर्सेस में नहीं रहेगा। ये हमारी जर्नल फोर्सेस हो गई। पॉलिटिकल, इसको याद करते हैं स्लैप्ड से, स्लैप्ड सोशल, इसकी की लिख लेते हैं स्लैप्ड। ये डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट है, सोशल, लीगल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल और टेक्नोलॉजिकल। ये सभी फोर्सेस क्या हैं? ये जर्नल फोर्सेस हैं, जिनके ऊपर बिजनेस का या तो कोई कंट्रोल नहीं है या बहुत कम कंट्रोल रहेगा। शायद कोई बिजनेस इतना बड़ा हो सकता है आज के दिन, हमारे बिजनेस जो टाइकून हैं वो शायद हमारे गवर्नमेंट में कुछ बदलाव ला सकें या वो डिसाइड कर सकें, लेकिन ऐसा नॉर्मली नहीं होता है। तो जर्नल फोर्सेस में वो सभी फोर्सेस आई जिनके ऊपर बिजनेस का कोई कंट्रोल नहीं है या बहुत कम कंट्रोल है। इंटर रिलेटेडनेस, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। बिजनेस की इन्वायरमेंट के अंदर जितनी भी फोर्सेस हैं वो एक दूसरे को अफेक्ट भी करती हैं और उनसे अफेक्ट भी होती हैं। हमारी इनकम बढ़ रही है, इनकम किस में है? इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में। इनकम के बढ़ने के साथ लोगों ने अपनी एजुकेशन पर, हेल्थ पर ज़्यादा ध्यान देना शुरू किया, उनकी अवेयरनेस का लेवल बढ़ा, तो क्या चीज़ हो गई? सोशल में चेंज आया। कल को सोशल एनवायरनमेंट में चेंज आ रहा है, लोग अपनी पॉलिटिक्स के अंदर ज़्यादा इंटरेस्ट लेना शुरू कर रहे हैं, अच्छे नेता चुन रहे हैं जो अच्छी नीतियाँ बना रहे हैं। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट बदलता है, राजनीति अच्छे डिसीजन लेती है, वो इकोनॉमी को भी बदल सकती है, समाज को भी बदल सकती है। अगर कोई पॉलिटिकल लीडर है, हेल्थ है, एजुकेशन है, इन चीज़ों को लेकर ज़्यादा अच्छे काम कर रहे हैं तो सोशल एनवायरनमेंट पे इफेक्ट आएगा। तो कहने का मतलब है एक फोर्स दूसरे पर इम्पैक्ट डालती है। टेक्नोलॉजी, आज के दिन टेक्नोलॉजी कैसे अफेक्ट नहीं कर रही है हमारे बिजनेस को? देखिए, टेक्नोलॉजी की वजह से जहाँ पर लोगों का काम बढ़ा है, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट चेंज होता है। टेक्नोलॉजी की वजह से न्यूज़ जल्दी जल्दी स्प्रेड हो रही हैं, इन्फॉर्मेशन ज़्यादा आ रही है, लोग अपनी सरकारें ज़्यादा सोच समझ कर चुन पा रहे हैं, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट चेंज होता है। तो कहने का मतलब यहाँ पर सिर्फ इतना ही है, इंटर रिलेटेडनेस, ऑल द फोर्सेज आर रिलेटेड विद ईच अदर, दे अफेक्ट अदर फोर्सेज एंड गेट अफेक्ट बाय अदर फोर्सेज। नेक्स्ट है डायनामिक फोर्सेज, कि हमारी कोई भी इन्वायरमेंट, देखिए मौसम का तो बदलना ही उसकी सबसे बड़ी नेचर होती है, सेम बिजनेस एनवायरनमेंट, जब नाम ही एनवायरनमेंट में हो गया तो इट इज़ बाउंड टू चेंज। तो यहाँ पर है कि बिजनेस एनवायरनमेंट में जैसा आज हमारा पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है, क्या ये वैसा ही रहेगा? जो टेक्निक अब से 2 साल पहले थी, क्या टेक्नोलॉजी की आज हम उसकी लेवल पर है? नहीं, ये सब चीज़ें बदल रही हैं टाइम के साथ साथ। डायनामिक इन्वायरमेंट है कि इन्वायरमेंट चाहे सोशल हो, पॉलिटिकल हो, टेक्नोलॉजिकल हो, इकोनॉमिकल हो, लीगल हो, ये सब चीज़ें बदलती रहती हैं। तो डायनामिक है, ये भी इसकी एक नेचर है। तो अब तक हमने करा कि हमारी फोर्सेस टोटल में आएगी, एक फोर्स का नाम एनवायरनमेंट नहीं है। दूसरी चीज़, फोर्सेस 2 तरीके की हैं, जनरल और स्पेसिफिक आती है। फिर हमने कहा इंटर रिलेटेडनेस है और डायनामिक है। नेक्स्ट हमारा आती है अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी और डायनामिक काफ़ी कुछ एक जैसा लगता है,
डायनामिक सिर्फ ये कहता है कि चीज़ें लगातार बदलती रहेंगी, लेकिन उन बदली हुई चीज़ों का हमारे ऊपर क्या इफेक्ट आएगा हम उनको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। तो जहाँ प्रेडिक्ट वर्ड आ जाए ना, तो केस स्टडी जब हम ध्यान से पढ़ रहे होते हैं तो कुछ वर्ड पे ही क्लिक होना चाहिए। इसीलिए सजेस्ट करते हैं कि एनसीईआरटी पढ़िए जब केस स्टडी नहीं सॉल्व हो रही है, और सिर्फ उसको रीडिंग नहीं लगाइए, बिल्कुल बहुत ध्यान से पढ़िए, उसके कुछ कीवर्ड्स हमें पता चल जाएंगे। तो चेंज होने वाली बात डायनामिक में भी आएगी, लेकिन जहाँ पर ये बात आ जाए कि हम चेंजेस को समझ नहीं पाए या समझना क्यों मुश्किल रह रहा है, तो यहाँ पर सिंपल चीज़ आती है कि प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल होता है। प्रेडिक्ट करना क्यों मुश्किल है? क्योंकि क्या और कितना चेंज आएगा हम सर्टेनली कभी नहीं कह सकते। गवर्नमेंट का बजट भी आने वाला है, हमें पता है कि बजट आने वाला है, लेकिन उसमें क्या चेंजेस आएंगे, उन चेंजेस का कितना इफेक्ट होगा, मार्केट कैसे रिएक्ट करेगी उस पर हम सर्टेनली कुछ भी नहीं कह सकते। बहुत मुश्किल रहेगा प्रेडिक्ट करना। उसके बाद आती है कॉम्प्लेक्सिटी। इतनी सारी चीज़ें हो गई, सबसे ज़्यादा मुश्किल बिजनेस एनवायरनमेंट को एक्सेस करना और उसके अकॉर्डिंगली ऑर्गेनाइजेशन की एडेप्टेबिलिटी को मेंटेन करना। किस लेवल पर हुआ? टॉप लेवल पर। और ये काम क्योंकि कॉम्प्लेक्स था, बहुत स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस का था, बिजनेस मैनेजमेंट की प्रोफेशनल बनाने की ज़रूरत ही इसलिए पड़ी क्योंकि अब हम जिस एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं दैट इज़ हाईली कॉम्प्लिकेटेड। हमारा एक क्वेश्चन फर्स्ट यूनिट में आता है कि बिजनेस अब के दिन प्रोफेशन है, 21st सेंचुरी में प्रोफेशन कैसे देखते हो? तो 21st सेंचुरी में क्यों बिजनेस एक प्रोफेशन बन जाएगा, उसका एक बड़ा रीज़न है इट्स बिजनेस एनवायरनमेंट इज़ गेटिंग मोर एंड मोर कॉम्प्लेक्स डे बाई डे। ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो रहा है क्योंकि बहुत सारी फोर्सेस हैं, लगातार बदल रही हैं और जुड़ी हुई हैं एक दूसरे से, तो इसलिए उसको समझने के लिए हमें बहुत कॉम्प्लेक्स जो है स्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ेगी, जो हाईली प्रोफेशनल लोगों के बिना हम नहीं बना पाएंगे। कॉम्प्लेक्सिटी भी है और फिर है रिलेटिविटी। एक जगह का बिजनेस एनवायरनमेंट क्या दूसरी जगह से अलग नहीं होगा? बिल्कुल होगा। हमारे देश के अंदर जिस तरीके के फेस्टिवल्स होते हैं, जो चीज़ें बिक रही हैं, ज़रूरी नहीं है दूसरे देश में भी वही चीज़ें बिक जाएँ। हर एक देश की गवर्नमेंट है, टेक्नोलॉजिकल है, या हम कहते हैं कि स्मॉल टू मिडल या जो हाई लेवल का बिजनेस है, उन सब का बिजनेस एनवायरनमेंट भी क्या होगा? अलग होगा। इवन एक ही चेंज के इफेक्ट अलग अलग बिजनेस के ऊपर अलग अलग आ सकते हैं। जैसे कि अब कोविड वाली, कोरोना वाली ही बात करें, कोरोना का आना भी कुछ सेक्टर्स के लिए बहुत अच्छा काम कर गया, उनके वो अपने पीक पर काम कर रहे हैं। मेडिसिन, फार्मा सेक्टर जिसको बोलते हैं, अच्छा काम कर रहा है। केमिकल कंपनीज दुनिया भर में सबसे ज़्यादा मुनाफा जो है, फ़ायदे का सेक्टर, वो चीज़ बनकर हो गया। फार्मा सेक्टर हो गया, हॉस्पिटल सेक्टर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो चीज़ तो एक ही है, लेकिन उसका इफेक्ट हर एक बिजनेस पर अलग अलग आ रहा है। दैट इज़ कॉल्ड रिलेटिविटी, कि एक चीज़ जो एक जगह ठीक है वो दूसरी जगह ठीक नहीं है। हमारे यहाँ जिस चीज़ का फैशन लग रहा है, जगह बदलने पर, धर्म बदलने पर वो चीज़ें बदल जाती हैं। तो वो रिलेटिविटी है कि हर एक फोर्स का अफेक्ट होगा, ठीक है, लेकिन क्या एक ही अफेक्ट होगा? बिल्कुल नहीं, सब पर डिपेंड करेगा। तो ये हो गई रिलेटिविटी। एक बार जल्दी जल्दी देखते हैं। 7 फीचर्स हैं हमारे। 7 फीचर्स में से सबसे बोला टोटलिटी ऑफ फोर्सेस। काफ़ी सारी फोर्सेस हैं, अलग अलग तरीके की हैं और एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। इसको याद करिए, टोटलिटी एक माला से याद करिए, ठीक है, मोतियों का हमारा जो है पूरी माला है, उससे याद करिए। उसमें काफ़ी सारे मोती हैं, टोटलिटी ऑफ फोर्सेस, और सारे के सारे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इंटर रिलेटेडनेस है। और हम ये याद करें, उसमें कुछ मोती बड़े हैं और कुछ छोटे हैं, यानी कि जनरल है और बस ये याद करने के लिए है, और स्पेसिफिक है। फिर हम याद करते हैं कि वो जो बीड्स की जो माला है हमारी, उसके कलर चेंज होते रहते हैं, डायनामिक में आ गए, और कभी वो छोटे हो जाते हैं, कभी बड़े हो जाते हैं, और कौन सा कलर होगा हम नहीं प्रेडिक्ट कर सकते। अनसर्टेनिटी की बात आती है, और फिर वो बहुत बड़ी है, अलग अलग तरीके की है, तो हमारे लिए वो कौन सा कलर किस में चेंज हो जाएगा, कितनी वो अच्छी लगेगी, बुरी लगेगी, आसान नहीं होगा। कॉम्प्लेक्सिटी, फिर वही माला है, आप किसी आउटपुट फिट के साथ पहनते हो, अच्छी लगती है, किसी के साथ बुरी लगती है। रिलेटिविटी है, मैंने सिर्फ याद करने के लिए बताई, लिख मत दीजिएगा। देखिए, तो हमने 7 फीचर्स देखी और हमने कहा हम इसको एक, ठीक है, थोड़ी सी मैजिकल हमने अपनी बीड्स की जो है माला ली, उससे हमने इसको याद करना है, ठीक है। उससे हमने याद किया कि टोटलिटी है, 2 तरीके की फोर्सेस हैं, स्पेसिफिक और जनरल, उसमें छोटे बड़े 2 तरीके के बीड्स हैं, इंटर रिलेटेड है, डायनामिक है, अनसर्टेन है, कॉम्प्लेक्स है और रिलेटिविटी है। देखिए, इस पूरे चैप्टर की अगर की बनाए ना तो सिंपल से की जाती है। इसमें 7 फीचर्स हैं, 6 इसकी इम्पोर्टेंस है, 5 इसके डायमेंशन है, ठीक है, 5 हम इसके डायमेंशन पढ़ेंगे, और 3 इकोनॉमिक जो है
वो उसके जो भी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए थे उसके इफेक्ट है। 4 इसमें कुछ भी नहीं है। और लास्ट में फिर से 7 आ जाता है, इम्पैक्ट की बात आती है। ये भी याद रखना उतना ही ज़रूरी है। तो हमने पहले 7 फीचर्स याद करी और बिजनेस इन्वायरमेंट को आप एक माला में पिरो लीजिए, वहाँ से आप इसकी फीचर्स याद करिए। नेक्स्ट हम करते हैं इम्पोर्टेंस क्या है कि हम क्यों समझे बिजनेस एनवायरनमेंट को। आप हमें क्या मिल जाएगा, देखिए जिन्होंने बिजनेस एनवायरनमेंट को समझा, प्रोएक्टिविटी बोलते हैं आपको, सक्सेस का एक हम गुड हैबिट्स की बुक पढ़े हैं अगर, स्टीवन जॉब्स की है, स्टीफन की जो बुक कहती है वो यहाँ पर सिंपल कहती है 7 हैबिट्स ऑफ सक्सेसफुल पीपल। उसमें सबसे ही पहली है प्रोएक्टिव। प्रोएक्टिव है यानी कि होने से पहले, जो जितना पहले उन चीज़ों के बारे में समझ सकता है, डिसीजन ले सकता है, वो उतना ही कामयाब होगा। तो यहाँ पर है वही चीज़ इन्होंने कही कि हमें बिजनेस एनवायरनमेंट की समझ होने से हमें क्या फ़ायदा होगा। पहली चीज़ है, एक कॉमन चीज़ मैं बता देती हूँ, ये आपकी हेल्प करती है या आपको इनेबल करती है। सिर्फ एक पॉइंट में आया है इनेबल, बाकी 5 के 5 पॉइंट में इट हेल्प्स इन एंड हेल्प्स टू, ये चीज़ आ रही है। इट इनेबल द फर्म, ये हमें लायक बनाती है। किसके लायक बनाती है? टू अंडरस्टैंड और टू आइडेंटिफाई बिजनेस अपॉर्चुनिटीज एंड फर्स्ट मूवर एंड टेकिंग फर्स्ट मूवर एडवांटेजेस। व्हाट डू वी मीन बाय बिजनेस अपॉर्चुनिटीज? ध्यान से सुनिए। Business opportunities means those positive changes in external environment that will help in growth of organization। जो हमारी organization की growth में help करेंगे, उन सब चीज़ों में बदलाव आएगा। वो ट्रेंड और चेंजेस जो कि बिजनेस की हेल्प करेंगे उसकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने में। देखिए बिजनेस परफॉर्मेंस तो अफेक्ट होगी ही होगी, जिन सब फोर्सेस की वजह से पॉजिटिवली इम्पैक्ट आएगा बिजनेस की परफॉर्मेंस पर, वो कौन सी हो गई? पहली चीज़ हो गई, और इसके कारण हम फर्स्ट मूवर एडवांटेज ले पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर है कि बहुत सारी, जैसे चाइना ने आज के दिन हम चाइना ने देख रहे हैं, उनको ये समझ में आ गया था कि ये बीमारी जो है इसका आउटब्रेक हो चुका है, तो उन्होंने पहले ही बहुत सारे मास्क, पीपी किट अलग अलग देशों से इकट्ठे करने शुरू कर दिए। पढ़ रहे हैं न्यूज़पेपर वगैरह में, न्यूज़ में आ रहे हैं। और उन्होंने क्योंकि पहले से ही उस चीज़ को बना लिया, अपॉर्चुनिटी को फ़ायदा उठाया, इसके कारण आज उन्हीं देशों से जिन्होंने वो चीज़ें खरीदी हैं उनको महंगे पे बेच रहे हैं। तो ये चीज़ है। और बहुत सारी कंपनीज़ ने इसके अकॉर्डिंगली हैंड सैनिटाइजर्स जो हो गए, केमिकल स्प्रे हो गए, पीपी किट हो गई, इन सब चीज़ों पर, फेस शील्ड, इन सब चीज़ों पर काम करना शुरू किया। यहीं से समझिए कि आप बिजनेस एनवायरनमेंट को अगर स्कैन करते रहेंगे, बिजनेस एनवायरनमेंट की स्कैनिंग क्या होती है? लगातार हम उस चीज़ को स्टडी करते रहते हैं और उसके बेसिस पर उसको प्रॉपर्ली एनालाइज करते रहते हैं, वही बिजनेस एनवायरनमेंट स्कैनिंग होती है। अंडरस्टैंडिंग एंड एनालिसिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट फोर्सेस। अब ये चीज़ है कि सबसे पहले क्या हुआ, फर्म की क्या हेल्प होगी बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी करने से? इट विल इनेबल अस टू आइडेंटिफाई बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़। ठीक है, इट विल हेल्प अस इन टेकिंग फर्स्ट मूवर एडवांटेज, तो ये हमें उसमें हेल्प करेगी। सेकेंड है, नेक्स्ट है कि हमें इट विल हेल्प अस टू आइडेंटिफाई थ्रेट्स और वार्निंग सिग्नल। थ्रेट्स क्या है? वो चेंजेस हैं सारे के सारे बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर जो कि हमारी ग्रोथ को हैम्पर कर सकते हैं और हमारे लॉस का कारण बन सकते हैं। तो वो सारे के सारे चेंजेस हैं दैट विल हिंडर दी परफॉर्मेंस, जो इस बिजनेस परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर देंगी। वो अपॉर्चुनिटीज़ जो इसमें रुकावट ला सकते हैं, वो वार्निंग सिग्नल। इनको समझना भी ज़रूरी है। अगर हम इनको टाइम के ऊपर समझ लेते हैं, उसके अकॉर्डिंगली तैयारियां कर लेते हैं, अगर इन्वायरमेंट में चेंज आ रहा है जैसे कि एनसीईआरटी बुक में है और चीज़ें बदल रही हैं, हम ये देखें कि एक डोमेस्टिक कंपनी को ये पता चलता है कि गवर्नमेंट फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है उसके लिए रास्ते खोल रही है इकोनॉमी के, वो टाइम पर अपनी कॉस्ट को कम करके, अपनी मार्केटिंग को ज़्यादा एग्रेसिव बनाकर, प्रोडक्ट की क्वालिटी पर काम करके इस चीज़ को अगर काम करता है तो वो क्या कर रहा है? अर्ली वार्निंग सिग्नल वाली हेल्प मिल गई उसको। तो ये चीज़ है, इम्पोर्टेंस है। फिर हमारी दो इम्पोर्टेंस, तो पहली हो गई फर्स्ट मूवर, दूसरी वार्निंग सिग्नल। हमें उन चीज़ों को पकड़ने में हेल्प मिलेगी जो हमारी बिजनेस परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करेंगे। हम उन चीज़ों को भी पकड़ पाएंगे जिसकी वजह से हमारी बिजनेस परफॉर्मेंस जो है वो हिंडर हो सकती है, हैम्पर हो सकती है। फिर है हमारे रिसोर्सेज। बिजनेस को चलाने के लिए आपको जितने भी रिसोर्सेज हैं, ऑल रिसोर्सेज कम फ्रॉम एनवायरनमेंट ओनली। एनवायरनमेंट से आ रहे हैं, ठीक बात है, लेकिन एनवायरनमेंट से आ रहे हैं
टाइमली आते रहें और सही कॉस्ट पर अवेलेबल हो जाए। ये इंश्योर करने की जिम्मेदारी भी किस पर आती है? बिजनेस एनवायरनमेंट की स्कैनिंग पर। जितना हम बिजनेस एनवायरनमेंट की समझ रखेंगे, हमें पता है कि कब किस चीज़ को ऑर्डर करना है और किस चीज़ को हम किस टाइम पर सही कॉस्ट के ऊपर जो है अवेलेबल रख सकते हैं अपने लिए। तो ये चीज़ है टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज। कॉपिंग विद रैपिड चेंजेस, चीज़ें लगातार बदल रही हैं और उस लगातार बदलाव के अकॉर्डिंगली हम चीज़ों को सही एडजस्ट करते हैं। उसके लिए भी हमें ज़रूरी है बिजनेस एनवायरनमेंट की। तो इट हेल्प्स इन कॉपिंग विद रैपिड चेंजेस। बदलावों के अकॉर्डिंगली अगर हम अपने आप को तैयार रखना चाहते हैं तो पहले किस तरीके से चीज़ें बदल रही हैं, किस डायरेक्शन में चीज़ें जा रही हैं, उन सब चीज़ों को समझना ज़रूरी है। तो बिजनेस एनवायरनमेंट को समझकर एक बड़ी हेल्प ये होगी, हम रैपिड चेंजेस के अकॉर्डिंगली एडजस्ट करने में हमारी हेल्प होगी। उसके बाद आती है 3P की बात होती है। हमारी प्लानिंग हो गई, जो भी हम फ्यूचर के लिए बनाएंगे, और पॉलिसीज़ हो गई, जो भी हमने जनरल गाइडलाइंस सुपीरियर ने सबऑर्डिनेट के लिए बनानी है। हमारी प्लानिंग का और पॉलिसीज़ का कोई मतलब नहीं है अगर वो एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंगली नहीं होते। इवन देखिए, आप कहीं घूमने जाने का प्लान भी बना रहे हो, सिंपल आप बिजनेस के एनवायरनमेंट की छोड़िए, आप कहीं घूमने जाने की अपनी प्लानिंग कर रहे हो, अगर आप वहाँ के क्लाइमेट एनवायरनमेंट के बारे में जाने बिना अपनी प्लानिंग कर रहे हो, ठीक है, तो वो आपकी प्लानिंग बेकार ही जाने वाली है। तो ये चीज़ है, प्लानिंग और पॉलिसीज़ मीनिंगफुल बने, उसके लिए भी हमारी हेल्प मिलती है। उसके बाद होती है हमारी परफॉर्मेंस। जितना हमें एनवायरनमेंट की सही जानकारी, सिंपल सा एग्जांपल लेकर देखिए, आपकी डांस परफॉर्मेंस को अगर आपको इम्प्रूव करना है, सिंपल आपको पता होनी चाहिए, आपकी परफॉर्मेंस की तारीफ हो, आप बस ये पता करिए कि आपकी स्टेज का लेवल क्या है। आप घर के फंक्शन में डांस कर रहे हो, आपकी परफॉर्मेंस का लेवल अलग होना चाहिए। आप एक कंपटीशन स्कूल कॉलेज पर कर रहे हो, उसमें अलग होगा। एक रियलिटी शो, बहुत इंटेंस लेवल के कंपटीशन में जा रहे हो, तो वहाँ पर आपकी परफॉर्मेंस को सुधारने के लिए आपको अलग तरीके से काम करना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा एक हेल्प्स इन इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस। तो हमारी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए भी ये टोटल 6 पॉइंट है, इसको दो के सेट में याद करिए कि सबसे पहले क्यों पढ़े। फर्स्ट मूवर एडवांटेज, वार्निंग सिग्नल। अगर हम बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी नहीं करेंगे, शायद हम कभी नहीं समझ पाएंगे कि कौन कौन से पॉजिटिव चेंजेस हैं जिनका हम फ़ायदा उठाकर अपने बिजनेस की ग्रोथ कर सकते थे। नेगेटिव सिग्नल्स पकड़िए ताकि हम अपने लॉसेस को मिनिमाइज कर सकें। उसके बाद है फिर रिसोर्सेज, हम यूजफुल रिसोर्सेज को टैप कर सकें, उसके अकॉर्डिंगली, बदलाव के अकॉर्डिंगली अपनी तैयारी रख सकें। 2 पॉइंट इस पर बनाइए, एक रिसोर्सेज पर, एक रैपिड चेंजेस पर, ठीक है। और फिर आते हैं प्लानिंग, पॉलिसीज़, और हमारी बात आती है परफॉर्मेंस की। इसके लिए हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट जो है हमारी ज़रूरत बन जाएगा। ये हमारा चैप्टर हुआ, चैप्टर का एक पार्ट। उसके बाद जो टॉपिक आ जाता है वो हमारा आता है डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट में सबसे पहले हालांकि हम बात करते हैं, ये इसकी की है स्लैक्ट। 5 तरीके का एनवायरनमेंट है हमारे, 5 डायमेंशन है: सोशल, लीगल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और टेक्नोलॉजिकल। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट जो है वो हम किसको कहेंगे? देखिए 3 चीज़ें आती हैं मेनली इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में। सबसे पहले है इकोनॉमिक सिस्टम, व्हाट इज़ द रोल एंड रिलेशन बिटवीन प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर। 3 तरीके की इकोनॉमी हमने पढ़ी है। 3 तरीके की इकोनॉमी: सोशलिस्टिक इकोनॉमी जिसमें सारे डिसीजन सरकारें लेती रही हैं, प्राइवेट इकोनॉमी सारे डिसीजन प्राइवेट मार्केट फोर्सेस पर छोड़ दिए गए हैं, मिक्स्ड इकोनॉमी दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। पहली चीज़ होती है इकोनॉमिक सिस्टम, दूसरी चीज़ होती है इकोनॉमिक प्लानिंग। सरकार ने जितनी भी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ एंड प्लानिंग बनाई है, सरकार का बजट आया है, सरकार ने ट्रेड पॉलिसी, एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी, फॉरेन एक्सचेंज रेट पॉलिसी, ये सब चीज़ें होंगी इकोनॉमिक पॉलिसी। और तीसरी चीज़ जो होती है इसके अंदर मेनली वो हमारी है इकोनॉमिक कंडीशंस, लेवल ऑफ इनकम, लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, फॉरेन एक्सचेंज रेट में चेंजेस, बैलेंस ऑफ पेमेंट का बदलना। ये जो हमारी चीज़ें हो जाएंगी ये होगी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। तो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट जो हम लें तो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में हमारी 3 चीज़ें जाने वाली हैं। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को देखिए, इकोनॉमिक हमने क्या क्या नाम लिया? सिस्टम, कंडीशन और पॉलिसीज़। 3 चीज़ों से बनकर हमारा किसी भी देश का इकोनॉमिक एनवायरनमेंट हम समझते हैं, ठीक है। कौन कौन सी हो गई? SCP है हमारा, हमें समझना है सिस्टम कौन सा है, और हमें समझना है इकोनॉमिक कंडीशंस क्या हैं और इकोनॉमिक पॉलिसीज़। ये हमारे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है।
जहाँ पर भी केस स्टडी में आ रहा है कि लोगों ने इसलिए अलग तरीके की चीज़ें खरीदना शुरू किया क्योंकि उनका लेवल ऑफ इनकम बदल रहा है या टैक्स की रेट्स जो है वो चेंज कर दी गवर्नमेंट ने। इस तरीके की जो चीज़ें हैं, फॉरेन एक्सचेंज रेट में बदलाव आया या जो करेंसी जो है उसकी वैल्यू अप्रिशिएट डेप्रिशिएट हो गई, लोगों का गोल्ड में इन्वेस्टमेंट इसलिए बढ़ना शुरू हो गया कि करेंसी जल्दी डेप्रिशिएट हो रही है किसी इकोनॉमी की। जहाँ पर भी ये चीज़ें आती हैं, जहाँ पर भी प्राइस की बात होती है, इनकम की बात होती है, आपने इकोनॉमिक्स अगर पढ़ी है, इनकम हो गया, प्राइस हो गया, डिमांड, ये सब चीज़ें आ रही हैं, तो ये मेनली हमारा कौन सा हो गया, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट की। बैंक रेट चेंज हो रहे हैं, ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज रेट बदल रही है, जीडीपी में चेंजेस हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट अलग तरीके से रिएक्ट कर रहा है, तो ये हमारा जो है ये चला जाएगा इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, ठीक है। उसके बाद है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के बाद नेक्स्ट हम कर रहे हैं सोशल एनवायरनमेंट। समाज भी हमारे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को अफेक्ट कर रहा है। देखिए समाज के इफेक्ट को समझिए, हम देख रहे हैं कि किसी जगह पर दिवाली सेलिब्रेट, अगर दिवाली सेलिब्रेट करने वाले लोग ज़्यादा है तो वहाँ का बिजनेस उसके अकॉर्डिंगली तैयारियाँ कर रहा है। कहीं पर दूसरे धर्म को मानने वाली आबादी है, जब उनके फेस्टिवल्स आते हैं तो बिजनेस उसके अकॉर्डिंगली प्लान कर रहा है। ये बिजनेस पर जो इम्पैक्ट आए, इवन मार्केटिंग देखें, ऐड देखें, तो उसमें हमें अपने फेस्टिवल्स के, अपने कल्चर्स की जो है साफ रिफ्लेक्शन दिखाई देती है। ये कौन से एनवायरनमेंट का इफेक्ट है? सिंपल है, सोशल एनवायरनमेंट का इफेक्ट आ रहा है कि सोशल एनवायरनमेंट है समाज की तरफ से। अगर हम देखें समाज की अवेयरनेस का लेवल क्या है, पहली चीज़, उसमें क्या प्लेस है वीमेन का, या हम देखें जो चिल्ड्रन है उनका क्या कुछ प्लेस है, माइनॉरिटी की क्या जगह है, एजुकेशन अवेयरनेस का क्या लेवल है, ये सब मिलकर बनाता है सोशल एनवायरनमेंट। और सोशल एनवायरनमेंट का इफेक्ट जो है वो भी हमारे बिजनेस के ऊपर आएगा ही। तो ये हमारी दूसरी फोर्स हो जाती है, ये हमारी हो गई सोशल एनवायरनमेंट हो गया। सोशल एनवायरनमेंट दैट कंप्राइजेस कल्चर हो गया, ट्रेडिशंस हो गया, वैल्यू सिस्टम हो गया, अवेयरनेस लेवल हो गया, फीमेल का रोल हो गया, माइनॉरिटी की जगह हो गई। तो ये सब सोशल एनवायरनमेंट वाली बात हो गई। उसके बाद हम बात कर रहे हैं पॉलिटिकल एनवायरनमेंट की। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट किस चीज़ों से होता है? राजनीति क्या नहीं बदल सकती किसी देश में, लेकिन पॉलिटिकल एनवायरनमेंट किन किन चीज़ों से बदलता है। गवर्नमेंट का ही तो डिसीजन था लॉकडाउन कर दो, सब बंद करके बैठ गए। अब ये किस चीज़ का इम्पैक्ट हुआ बिजनेस की परफॉर्मेंस पर? पहला पॉलिटिकल गिना जाएगा अगर गवर्नमेंट की फैसले की वजह से बैठे हो। बाकी जो चेंजेस हो रहे हैं, जो भी सारी चीज़ें हुई वो अपनी जगह हैं, सोशल है, लेकिन गवर्नमेंट के फैसले की वजह से आप मेनली बैठे, तो ये पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है स्टेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट क्या है, पॉलिटिकल सिस्टम क्या है, आइडियोलॉजी ऑफ लीडिंग पार्टी क्या रहेगी, प्लेस ऑफ अपोजिशन जो है सिस्टम में वो क्या है, ठीक है, रोल ऑफ वोटर्स क्या है, या उनकी सेइंग जो है वोटर्स की, उसकी अहमियत कितनी है। ये सब बनाते हैं किसी भी देश का पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। हमारा पॉलिटिकल एनवायरनमेंट स्टेबल नहीं हो पाया चाइना जितना या अमेरिका जितना। अभी भी सुनने में आ रहा है कि वहाँ पर किसी भी तरीके के दंगे हो रहे हैं, ये सब चीज़ें चल रही हैं, लेकिन उनके इकोनॉमिक डिसीजन को फॉलो कराने के लिए उनके पास हमसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सिस्टम है। हम फिर भी डेमोक्रेसी के अंदर हैं जहाँ पर कोई भी अपनी बात रख सकता है। चाइना जैसे देश के अंदर इतनी आज़ादी तो नहीं दी ना उन लोगों ने। तो हर देश का पॉलिटिकल सिस्टम अलग अलग हो जाएगा। पॉलिटिकल सिस्टम भी बहुत ज़्यादा कुछ इफेक्ट करता है कि पॉलिटिकल सिस्टम की आइडियोलॉजी क्या है बिजनेस की। अगर वो किसी बिजनेस को प्रमोट करना चाहेंगे, एक बार अगर गवर्नमेंट जो है ये सिंपल सा बयान भी दे देती है कि हम जो है एनवायरनमेंट फ्रेंडली टेक्नोलॉजी को जो है अपग्रेड करेंगे। एक सिंपल सी बात कही, स्टिमुलस पैकेज जब दिया प्रेजेंट गवर्नमेंट ने कि हम चाहते हैं कि आत्मनिर्भर भारत बने, उसी से जितनी भी डोमेस्टिक कंपनीज थी जो कि चीज़ें आउटसोर्स नहीं करती, उनके शेयर्स के प्राइसेस बढ़ने शुरू हो जाते हैं। तो ये बिजनेस की परफॉर्मेंस पर कौन से एनवायरनमेंट का इफेक्ट है? सिंपल है, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट का। तो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी क्या है, उनकी खुद की स्टेबिलिटी क्या है, अपोजिशन की क्या जगह है, वोटर्स का क्या रोल है, सरकार चुने जाने के बाद उसकी राय कितनी मायने रखती है, ये सब मिलकर बनाते हैं हमारा पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। उसके बाद आता है हमारा, कोई सा भी कर लेते हैं, टेक्नोलॉजिकल करते हैं। टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट में भी बदलाव आते हैं। टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट ने बिजनेस को किस तरीके से बदला है, उसकी कॉस्ट पर इफेक्ट डाला है, उसकी मार्केट रीच पर इफेक्ट डाला है, उसके काम करने की प्रोसेसेस भी बदली हैं, मेथड्स भी बदले हैं, उसकी रीच पूरी की पूरी चेंज कर दी है टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट ने। आज के दिन टिकट बुकिंग से लेकर बैंकिंग के काम हैं वो सब आपके ऑनलाइन मोड पर हो रहे हैं। एजुकेशन आपकी ऑनलाइन मोड पर आ गई है, डिजिटल एजुकेशन की बात कर रहे हैं। धीरे धीरे हमारे कलर टीवी ने ब्लैक एंड वाइट को, और अगर आप कहें तो फ़ोन ने आपके वॉच को और काफ़ी सारी चीज़ों को, कैलेंडर वगैरह ये सब चीज़ों को रिप्लेस कर दिया। टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट की बात हो गई।
तो ये हमारा हो जाएगा टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट जो है, ये भी हमारे बिजनेस को अफेक्ट कर रहा है। लेकिन टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट दो चीज़ों से डिसाइड होता है, एक तो लेवल ऑफ इनोवेशन और एक अडाप्टेबिलिटी। अडाप्टेबिलिटी, अगर हम ढलते नहीं हैं उसके अकॉर्डिंगली हमारी एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है। अब सोशल मीडिया तो पहले से थी ना, लेकिन जब तक अफोर्डेबल नेटवर्क नहीं लोगों की एक्सेस में था तब तक हम उन ऐप्स के बारे में, एप्लीकेशंस वगैरह के बारे में हम इतना अच्छी तरीके से जानते नहीं था। यूट्यूब तो बहुत पहले आ गया था, लेकिन जैसे ही इंडिया के लोगों की अगर हम बात करें, हमें सस्ता नेटवर्क बना तो उसकी व्यूअरशिप या उस पर आने वाले जो वॉच टाइम है, इन सब चीज़ों में बदलाव आया। ये अगर हम चीज़ें देखें तो ये किसका इम्पैक्ट है बिजनेस के ऊपर? टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। और लास्ट रहेगा लीगल एनवायरनमेंट। बिजनेस सबसे पहले एक लीगल यूनिट होती है, उसके बाद अगर वो प्रोडक्टिव है तो बिजनेस कहलाती है। सिर्फ प्रोडक्टिव होने से, पैसा कमाने से कोई भी बिजनेस, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस नहीं बन जाता। बिजनेस होने के लिए पहला उसका लीगल और फिर उसका इकोनॉमिक एक्टिविटी होना ज़रूरी है। तो कानून के दायरे में तो होना ही चाहिए। लीगल एनवायरनमेंट भी कहीं का समझने के लिए, कहीं बिजनेस कर रहे हो उस देश का कानून समझना, जितने भी बिजनेस रिलेटेड लॉज हैं जो अप्लाई होते हैं उन सबको समझना ज़रूरी है। इंडिया में बिजनेस कर रहे हो, पार्टनरशिप में कर रहे हो, तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 आपको समझ होनी चाहिए, या जिसको समझ है आपको उसकी ओपिनियन लेनी चाहिए। इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 हम पढ़ते हैं, MRTP एक्ट पढ़ते हैं, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट आता है। ये सभी के सभी एक्ट भी हमारे लिए उतना ही जानना ज़रूरी है अगर हम बिज़नेस करना चाहते हैं। तो किसी भी बिज़नेस का लीगल एनवायरनमेंट, जैसे कि सिंपल सी एक बात आती है कि गवर्नमेंट ने किसी चीज़ के ऊपर बैन कर दिया। यहाँ पर है कि गवर्नमेंट ने उस चीज़ को यूज़ करने पर पेनल्टी लगा दी, बैन कर दिया। टैक्स, अगर हम कहें टैक्स लगाना इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में आए, लेकिन बैन ही लगा दिया, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं, कई जगह है कि गवर्नमेंट की आइडियोलॉजी क्लियर है कि वो उस चीज़ को सपोर्ट नहीं कर रही है, तो ये पॉलिटिकल में भी जाएगा। लेकिन यहाँ पर है कि गवर्नमेंट अगर कोई कानून ही बना दे कि उस चीज़ को आपने यूज़ नहीं करना है, वो सब किसके अंदर आ जाएगा? लीगल एनवायरनमेंट के अंदर आ जाएगा। एक बार जब देखिए, पॉलिटिक्स क्या होती है, किसी भी आइडियोलॉजी को है सपोर्ट करती है, उस आइडियोलॉजी को कंटिन्यू करते हुए अगर वो उसको कानून में कन्वर्ट कर देती है तो फिर वो किसके एनवायरनमेंट, फिर वो आ जाएगा लीगल एनवायरनमेंट में। इसको हम ये भी समझ सकते हैं 2G और 3G रिफॉर्म्स बोलते हैं। 2G रिफॉर्म्स के लेवल पर गवर्नमेंट सिर्फ अवेयरनेस फैलाती है, जैसा भी कह रही है गवर्नमेंट स्वच्छता अभियान करो और ये सब करो। पहले लेवल पर है अवेयरनेस है, गवर्नमेंट खूब सपोर्ट कर जो है अपना इकट्ठा करेगी। थर्ड लेवल रिफॉर्म्स के अंदर क्या करेंगे? इसके खिलाफ कानून बना देंगे कि जो भी कूड़ा फैलाएगा उसके ऊपर जो है फाइन वगैरह लगाना शुरू कर देंगे, फिर वो लीगल एनवायरनमेंट के दायरे में आ जाएगा। तो ये हमारी 5 डायमेंशंस जो होती हैं बिजनेस एनवायरनमेंट की होती हैं, जो हमें समझनी चाहिए। तो कोई भी हमें ज़्यादातर केस स्टडी जो बिजनेसेस की बिजनेस एनवायरनमेंट में से आती है, हमें पहचानना होता है कि कौन सा बिजनेस एनवायरनमेंट का रोल प्ले कर रहा है। अगर कस्टमर के टेस्ट प्रेफरेंसेस की बात हो रही है तो सोशल होगा, अगर उनकी इनकम लेवल की बात हो रही है इकोनॉमिकल होगा, गवर्नमेंट की सपोर्ट करने की बात आ रही है तो पॉलिटिकल होगा, किसी कानून का जिक्र आ गया तो यहाँ पर ये लीगल आएगा, और अगर बात आ रही है कि टेक्नोलॉजी बदलने की वजह से उन्होंने अपने काम करने का तरीका बदला तो ये टेक्निकल होगा। तो ये हमारा, तो हमने कहा था हमारे टोटल बनती है, आप इसको कीज़ में याद करो, 7 फीचर्स हैं, 6 इसकी इंपॉर्टेंस पढ़ी और 5 हमने इसके क्या पढ़े? डायमेंशंस पढ़े। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है वो हम शुरू करते हैं। डायमेंशंस जो हैं उसके बाद हमारे शुरू होते हैं इसके इम्पैक्ट्स हम पढ़ेंगे, और पॉलिटिकल जो पॉलिसीज़ हैं, रिफॉर्म्स हैं, उसके बारे में। एक मेन इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो रहेगा हमारा वो रहेगा इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो हमने 91 में इनिशिएट किए, उसकी रीज़न थी उस टाइम पर हम पढ़े कि हमारी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व लाइफ लो पर चले गए थे, हमारा फिस्कल डेफिसिट था वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था, इकोनॉमिक क्राइसिस का जो है वो टाइम था, हमारे जीडीपी जो है, जीडीपी रेट जो है वो हमारी अच्छी नहीं आ रही थी, इन्फ्लेशनरी स्पाइरल शुरू हो गया था, गल्फ क्राइसिस थे, वो सारे इश्यूज थे। उसके बाद हमें इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करने पड़े, और जितने भी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करे गए, चेंज इन इकोनॉमिक पॉलिसी करे गए इकोनॉमिक परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए, उनको हम 3 पार्ट्स में कैटेगराइज करते हैं। LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन मीन्स ब्रिंगिंग फ्रीडम इनटू इकोनॉमिक सिस्टम, दैट इज कॉल्ड लिबरलाइजेशन। पहला इकोनॉमिक रिफॉर्म जो किया गया वो था लिबरलाइजेशन। हमने अपना फ्रीडम जो है इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर वो बढ़ाने के लिए कोशिश करी, जहाँ पर बैंकों को छोड़ दिया गया कि वो अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट खुद डिसाइड करें।
नई बैंक ब्रांचेस बनाने के लिए बैंकों को परमिशन लेने की ज़रूरत ख़त्म हो गई। अगर इंडस्ट्रीज़ को एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करना था उसके लिए लाइसेंस के रूल कंपैरेटिवली आसान कर दिए गए। बहुत सारी जगह तक इंपोर्ट के लिए लाइसेंस लेने की ज़रूरत ही ख़त्म कर दी गई। ये जो सारे के सारे एग्जाम्पल हैं ये है लिबरलाइजेशन के, जहाँ जहाँ पर भी हमने इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए लिबर्टी या फ्रीडम जो है उसको बढ़ाया। सेकेंड है प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेट सेक्टर का रोल बढ़ाया, डिसइन्वेस्टमेंट किया। गवर्नमेंट ने अपनी शेयर होल्डिंग इंडस्ट्रीज़ में या तो पूरी तरीके से या पार्शली जो है ट्रांसफ़र कर दी प्राइवेट सेक्टर की। इंक्रीजिंग द रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर इन नेशन बिल्डिंग, राष्ट्र का तो निर्माण होना ही है, प्राइवेट सेक्टर करेगा कि गवर्नमेंट सेक्टर करेगी, यही चीज़ डिसाइड हो रही थी। पहले नेशनलाइजेशन में गवर्नमेंट का रोल बढ़ाया, जब 1956 इंडस्ट्रियल पॉलिसी IPR 1956 आई, 91 इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बाद से प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेट सेक्टर का रोल बढ़ा दिया गया। डिसइन्वेस्टमेंट करा, जहाँ जहाँ केस स्टडी में गवर्नमेंट अपनी हिस्सेदारी कम कर रही है, प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा दे रही है, यह है प्राइवेटाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन है, ग्लोबल लेवल पर आप अपनी इकोनॉमी को लेकर जा रहे हो। फ्री फ्लो ऑफ गुड्स, कैपिटल, ठीक है, इंफॉर्मेशन, ये हम इंश्योर कर रहे हैं। कौन कौन सी चीज़ें होंगी? गुड्स, पीपल, कैपिटल और इंफॉर्मेशन, इनका फ्री फ्लो हम बढ़ा रहे हैं। हर तरीके की जो भी हर्डल थी वो रिमूव कर रहे हैं। ये किसमें आ जाएगा? हमारा ग्लोबलाइजेशन। ये इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हमारे हुए। अभी तक जो हम पढ़ चुके हैं, हमने 7 फीचर्स पढ़ी, 6 इंपॉर्टेंस के पॉइंट पढ़े, 5 डायमेंशंस ऑफ बिजनेस पढ़े। मेनली क्वेश्चन आता है डायमेंशंस पर कि ये कौन सा डायमेंशन है, पॉलिटिकल है, हमें अब मेनली पॉइंट्स रिवाइज करने हैं। तो ये हमारे ग्लोबलाइजेशन। लास्ट है इम्पैक्ट ऑफ चेंजिंग बिजनेस एनवायरनमेंट ऑन बिजनेस एंड इंडस्ट्री। बिजनेस और इंडस्ट्री के ऊपर क्या क्या इम्पैक्ट आएंगे इस इन्वायरमेंट के, वो देखते हैं। सबसे पहले क्या होगा? कंपटीशन का लेवल बढ़ गया। कंपटीशन का लेवल सीधे सीधे बढ़ गया था। जहाँ पर पहले कुछ ही यूनिट थी बनाने के लिए, अब प्राइवेट सेक्टर भी, एग्जाम्पल की बात ले लें कि पहले सिर्फ BSNL और MTNL के फ़ोन थे, अब आपने टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर को प्राइवेट और इवन ग्लोबल प्लेयर के लिए खोल दिया, तो कंपटीशन का लेवल तो इंटेंस होना ही था। गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइडर बढ़ रहे थे, तो कंपटीशन का लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। कस्टमर के सामने चॉइस हो गई, तो वो क्वालिटी को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो गए और वहाँ पर उनकी जो है क्वालिटी के लिए रिक्वायरमेंट जो है वो भी बढ़नी शुरू हो गई। तो यहाँ पर सिंपल सी चीज़ आएगी कि अब हमारे पास ज़्यादा वेल इन्फॉर्म्ड कंज्यूमर था जिसके पास अवेलेबिलिटी ऑफ ऑप्शन ज़्यादा थी। फिर है रैपिडली चेंजिंग टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। हमारा टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट लगातार बदल रहा था, रोज़ नए नए आविष्कार हो रहे थे जिसके इफेक्ट दुनिया भर में कहीं भी हो रहा है, तो इसका इम्पैक्ट जो है हम तक भी आ रहा है क्योंकि हमने ग्लोबलाइजेशन कर दिया था। तो अब हमारा टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट जो है जल्दी बदलना शुरू हो गया। चेंज करना अब ऑप्शनल नहीं रहा, नेसेसिटी बन गया। नेसेसिटेड फॉर चेंज, जो चेंजेस हैं वो करना हमारी ज़रूरत बन गई थी। ये हमने कहा नेसेसिटी फॉर चेंज जो है वो एक इसका इम्पैक्ट आया। अब आपको यहाँ पर ये ऑप्शनल नहीं था कि मार्केटिंग अच्छी करोगे, नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करोगे कि नहीं करोगे। अब आपको अगर सर्वाइव करना था, ग्रो करना था, एग्जिस्ट ही रहना था, तो अब ये चेंजेस आपको करने ही पड़ेंगे। फिर है हमें पहले से ज़्यादा, देखिए इंडियन कंपनीज़ की एक बहुत बड़ी डिमेरिट्स ये रही कि हम लोगों के पास बहुत कम बार ये हुआ कि अच्छे एजुकेटेड और ट्रेंड पीपल रहे। यहाँ पर हमारे पास क्या हुआ? डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्सेज जो हैं उनकी नीड अब बढ़ गई थी क्योंकि हमें ज़्यादा एडवांस्ड टेक्नोलॉजी और उस तरीके के एनवायरनमेंट में काम करना है। फिर है मार्केट ओरिएंटेशन की बात हो गई। आज के दिन कंपनी चीज़ें बना रही थी तो वो कस्टमर सर्वे कर रही थी, वो कस्टमर की ज़रूरतों के अकॉर्डिंगली चीज़ें बना रही थी। जहाँ पर आप अपने प्रोडक्ट को मॉडिफाई कर रहे थे, अपग्रेड कर रहे थे एज पर कंज्यूमर टेस्ट, ये चीज़ कब आई? इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बाद की चेंज है ये, मार्केट ओरिएंटेशन। एंड द लास्ट वन इज लॉस ऑफ बजटरी सपोर्ट्स टू गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट जो है वो पहले से ज़्यादा डिपेंड हो गई थी अपने फाइनेंस के लिए किसके ऊपर? प्राइवेट सेक्टर के ऊपर, क्योंकि पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज जो है वो ग्रेजुअली कम होती चली गई, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का बजटरी सपोर्ट जो है ओवर द टाइम वो कम हो गया, जिसकी वजह से यहाँ पर कहते हैं कि अब उनके पास है, उनको सर्वाइव और ग्रो करने के लिए ज़्यादा एफिशिएंटली काम करना पड़ेगा क्योंकि काफ़ी सारी इंडस्ट्री प्राइवेटाइजेशन के नाम पर प्राइवेट सेक्टर के पास चली गई। तो ये हमारे इम्पैक्ट की बात करते हैं, जो 7 इम्पैक्ट हैं। इस चैप्टर के पॉइंट्स बिल्कुल टिप्स पर आने चाहिए और याद आना चाहिए। केस स्टडी जब आप पढ़ रहे हो, विच डायमेंशन
5 डायमेंशन याद आना चाहिए। विच फीचर्स, फीचर्स कहते हैं आपको 7 फीचर्स याद आने चाहिए। इम्पॉर्टेंस, 5 इम्पॉर्टेंस हैं आपकी, ठीक है। हमने पढ़ा कौन से इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की यहाँ पर बात हो रही है, 3 ही इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हैं, LPG। और फिर हम बात करते हैं इम्पैक्ट जो है हमारे वो कौन कौन से रहेंगे। तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। अब इसके बाद हम शुरू करेंगे केस स्टडीज, ठीक है। फर्स्ट केस स्टडी है, क्वेश्चन ही पहले पढ़ रही हूँ। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट डिस्कस्ड इन द अबव केस। अब 5 डायमेंशन है, अब देखना इसमें कौन सा है। ए रिसेंट रेट कट इन इंटरेस्ट ऑफ लोन अनाउंस्ड बाय द बैंक। यहाँ से साफ क्लियर होना शुरू हो रहा है, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है। ए साइंस स्टूडेंट ऑफ प्रोग्रेसिव स्कूल टू टेक लोन्स फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया टू एक्सपेरिमेंट एंड डेवलप कार टू बी पावर्ड बाय फ्यूल प्रोड्यूस्ड बाय फ्रॉम गार्बेज। He developed such a car and exhibited in the science fair organized by Director of Education. He was awarded first prize for his invention. तो 2 इन्वायरमेंट इस केस स्टडी में जा रहे हैं, इन्होंने डायमेंशंस ही पूछा है। तो फर्स्ट डायमेंशन हमारा हो गया इकोनॉमिक और नेक्स्ट है साइंस फेयर, टेक्नोलॉजी की बात आती है। तो ये हमारा इन्वायरमेंट हो गया टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट आ गया कि जहाँ पर उन्होंने अपनी नई तरीके की टेक्नोलॉजी डेवलप करी है, ठीक है। नेक्स्ट स्टडी केस स्टडी जो है सेकंड केस स्टडी, अगेन उसमें है आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन दी डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। ये दिमाग में आना चाहिए कि हमारी 5 ही डायमेंशंस है। अब देखते हैं। विद चेंज इन द कंजम्पशन हैबिट्स ऑफ पीपल, नीलेश हु वाज रनिंग, देखिए यहीं से हो गया चेंज इन द कंजम्पशन हैबिट्स ऑफ पीपल, लोगों के टेस्ट एंड प्रेफरेंस में बदलाव आ रहा है। अब कैच करना, जब हमें क्वेश्चन पता है ना डायमेंशन, तो 5 डायमेंशन क्लियर हो गए और हर लाइन के साथ आपको मार्क करना है कि कौन सा है। तो चेंज किस में हो रहा है, कंजम्पशन हैबिट्स में। कंजम्पशन हैबिट्स ऑफ पीपल, सोशल एनवायरनमेंट। हु वाज रनिंग ए स्वीट शॉप शिफ्टेड टू चॉकलेट बिजनेस। On the eve of Diwali, he offered chocolate in attractive packages at reasonable prices. Prices की बात होती है, ये किस में आ गई, प्राइस हो गया, इनकम, इन्फ्लेशन, ये वर्ड ही इकोनॉमिक्स के आता है। तो रीजनेबल प्राइस में आ गया इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। He anticipated huge demand and created a website chocolate.com, यानी कि काम करने की टेक्निक भी बदली जा रही है, टेक्नोलॉजिकल। For taking order online, he got lots of order online and earned huge profit by selling chocolates. तो तीनों एनवायरनमेंट हमने केस स्टडी में सॉल्व कर लिए कि जहाँ पर टेस्ट की बात आ रही है, कंजम्पशन हैबिट्स की बात आ रही है, दूसरी चीज़ आ गई कि उन्होंने प्राइस को कॉम्पिटिटिव रखा और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर काम किया। तो ये हमारे जो है बिजनेस एनवायरनमेंट की बात आ गई। उसके बाद है अंडरस्टैंडिंग ऑफ, इसमें यहाँ पर है इन द लाइट ऑफ द स्टेटमेंट एक्सप्लेन एनी 4 पॉइंट ऑफ। देखिए एनी 4 पॉइंट में एनी वर्ड आती है, हमारी जो प्रॉब्लम है वो बहुत कम हो जाती है, क्योंकि एनी 4 का मतलब आपको जितने भी आपने पॉइंट पढ़े हैं, आप आगे की केस स्टडी पूरी नहीं भी पढ़ोगे, इनडायरेक्ट स्टेटमेंट नहीं भी पढ़ोगे ना, तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं जाने वाला है बहुत। एक्सप्लेन एनी 4 पॉइंट ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, इतना भी करेंगे ना तो 4 पॉइंट ऑफ इंपॉर्टेंस कौन सी थी, वार्निंग सिग्नल आइडेंटिफाई करने में, ठीक है, अपॉर्चुनिटीज़ क्रैक करने में, रैपिड चेंजेस के अकॉर्डिंग में, टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज, प्लानिंग पॉलिसीज़ और हमारी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने में। तो वही जाएंगे इसके अंदर। 4th केस स्टडी कर रहे हैं, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन, अगेन डायमेंशन की है। देखिए डायमेंशन समझ में आते हैं कि नहीं। एक्सेंट इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड वॉज ऑपरेटिंग इट्स बिजनेस इन मलेशिया। द कंपनी स्टार्टेड एक्सपोर्टिंग इट्स प्रोडक्ट टू इंडिया when Prime Minister announced relaxation in import duty on electronic items। देखिए इस लाइन में क्योंकि प्राइम मिनिस्टर जो लीडिंग पार्टी है उसकी आइडियोलॉजी क्लियर हो रही है, पॉलिटिकल भी जाएगा। दूसरी चीज़ इंपोर्ट ड्यूटी की बात आ गई तो इकोनॉमिक भी जाएगा। उसके बाद है द कंपनी अपॉइंटेड रिटेलर्स इन इंडिया हु हैड डायरेक्ट ऑनलाइन लिंक विद सप्लायर। ऑनलाइन लिंक है, उन्होंने टेक्नोलॉजी पर भी काम किया, टेक्निकल इन्वायरमेंट। तो तीनों इन्वायरमेंट हमारे हो गए, एक ही लाइन में दोनों हैं। प्रधानमंत्री ने किया और क्या किया, एक्सपोर्ट ड्यूटी कम कर दी। तो प्रधानमंत्री गवर्नमेंट का सीधा विजन क्लियर हो रहा है, और दूसरी चीज़ है या उनकी आइडियोलॉजी या उनका फेवरेटिज्म टू बिजनेस जो भी है वो क्लियर हो रहा है। दूसरी चीज़ उन्होंने काम क्या किया है, यहाँ पर उन्होंने इम्पोर्ट ड्यूटी कम कर दिया। तो ये हमारा हो जाएगा, ठीक है, इकोनॉमिक भी हो गया और पॉलिटिकल भी हो गया। उसके बाद है 5th केस स्टडी, बहुत ईजी सी केस स्टडी है, कई सैम्पल पेपर में आई भी हुई है ये। देखिए इसमें भी डायमेंशन के ऊपर ही है। द कोर्ट पास्ड एन ऑर्डर, कोर्ट ने जो भी फैसला लिया
जो भी जुरिडिक्शन है, अमेंडमेंट्स हैं, ये सब कोर्ट का नाम आते ही लीगल एनवायरनमेंट आना है। कोर्ट पास्ड एन ऑर्डर दैट ऑल स्कूल मस्ट हैव वाटर प्योरीफायर फॉर द स्कूल चिल्ड्रन, तो वाटर प्योरीफायर होने चाहिए। सेकेंड, सोसाइटी इन जनरल इज मोर कंसर्न अबाउट क्वालिटी ऑफ लाइफ, सोसाइटी भी कंसर्न हो रही है, उनकी अवेयरनेस, सोशल एनवायरनमेंट। इनोवेटिव टेक्निक्स आर बीइंग डेवलप्ड टू मैन्युफैक्चर वाटर प्योरीफायर, टेक्नोलॉजिकल। इनकम आर राइजिंग एंड चिल्ड्रन एट होम और ऑल्सो ड्रिंकिंग, इनकम इसमें आ गया इकोनॉमिक, तो सिंपल है हमारे ये हो गए कोर्ट वर्ड से ही, कोर्ट पास्ड ऑर्डर, वहीं से हमें क्रैक हो गया ये किसकी बात हो रही है। अपने इन्वायरमेंट के डायमेंशन याद रखने, कोर्ट ने किया, हमारा लीगल हो गया, सोसाइटी के टेस्ट की बात हो गई, सोशल हो गया, इनोवेटिव टेक्नोलॉजी टेक्निक पर गई और इनकम बढ़ रही है, ये सीधा गया इकोनॉमिक एनवायरमेंट। ठीक है, यहाँ तक। नेक्स्ट केस स्टडी भी इससे मिलती जुलती ही है। कोर्ट पास्ड एन ऑर्डर टू बैन पॉलिथीन बैग्स, कोर्ट पास्ड एन ऑर्डर टू बैन पॉलिथीन। देखिए, अगर गवर्नमेंट बैन करती है तो पॉलिटिकल भी आ जाता है, कोर्ट ने बैन किया है तो सिर्फ आ रहा है लीगल। These bags are creating many environmental problems which affect life of people in general, social. Society in general is more concerned about quality of life. The government decided to give subsidy to jute industry. गवर्नमेंट ने डिसाइड करा है, पॉलिटिकल भी आ गया और इसके बाद यहाँ पर चीज़ होती है, वो भी पॉजिटिव एटीट्यूड दिखा रहे हैं उसकी तरफ। इनोवेटिव टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर रहे हैं जूट बैग बनाने के लिए, टेक्नोलॉजिकल भी आ गया। लोगों की इनकम बढ़ रही है तो वो भी बैग्स को खरीदना अफोर्ड कर सकते हैं, इकोनॉमिकल भी आ गया। तो इसमें पांचों एस्पेक्ट जो हैं वो बिजनेस एनवायरनमेंट की आ गई है। इसके बाद हमारी 7th केस स्टडी है, विच एनवायरनमेंट अवेयरनेस इज बीइंग आइडेंटिफाइड बाय द कंपनी। ये बता रहे हैं अगेन डायमेंशंस की बात ही आ रही है, कौन से एनवायरनमेंट की बात आ रही है। आइडेंटिफाई द डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट बाय कोटिंग द लाइन, डिफाइन द A leading FMCG company manufacturing potato chips as its premier snack feels the need to stay ahead of its competitor. It asks for suggestion from its employee. The employee feels that the market for potato chips as a segment has become commoditized. अब यहाँ पर चीज़ करें, they suggest that innovation in finger chips, innovation in finger snacks was much more and it would help the firm overcome to volatility and severe shortage of chips grade potatoes in India. Besides, changes in prices of potato often leads to change in profit margin of the firm. उसके बाद कह रहे हैं keeping in mind the fact the consumer are health conscious. ठीक है, देखिए पहचान में आनी शुरू होती हैं कि पहले चेंजेस करने की बात कर रहे हैं, लोगों के टेस्ट भी चेंज हो रहे हैं। हेल्थ कॉन्शियस कंपनी ने एग्जीक्यूट किया सजेशन को अपने एम्प्लॉयज़ के और उनके अलग अलग वेरिएंट्स लेकर आए अंडर इन किंगो ब्रांड्स। तो यहाँ पर चीज़ आती है कि वो कौन कौन सी चीज़ों की बात कर रहे हैं। तो पहले यहाँ पर चीज़ आ रही है कि सबसे पहले है विच एनवायरनमेंट अवेयरनेस जो है वो आइडेंटिफाई हुई है, यानी कि अवेयरनेस की बात यहाँ पर कर रहे हैं कि उनको क्या फ़ायदा होगा इसको समझने का। तो पहली चीज़ है उन्होंने ये समझ लिया कि पोटैटो चिप्स तो सभी बना रहे हैं, कंपटीशन बहुत ज़्यादा इंटेंस हो गया, हमें कुछ नया करना चाहिए, ये चीज़ कर रहे हैं। फर्स्ट मूवर एडवांटेज या आइडेंटिफाइंग अपॉर्चुनिटीज़ हो गया, पहली चीज़ ये हो गई। डायमेंशन की बात होगी तो डायमेंशन इसमें एक ही आया है, उन्होंने लोगों के टेस्ट को समझा और उसके अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट को डेवलप किया है, तो सोशल एनवायरनमेंट आ गया। और इसी को एक्सप्लेन करेंगे कि सोशल एनवायरनमेंट जो है वो होता क्या है। सोशल एनवायरनमेंट दैट कंप्राइजेज टेस्ट, प्रेफरेंसेस, ट्रेडिशंस, कस्टम, ठीक है, अवेयरनेस, फीमेल्स प्लेस, वीकर सेक्शंस प्लेस इन सोसाइटी एज एन होल। तो ये हमारा सोशल एनवायरनमेंट की बात आ गई। 8th केस स्टडी है हमारी, उसमें है नेक्स्ट लेवल पर, इसमें भी इन्होंने पूछा आइडेंटिफाई द इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी। ये हमने इम्पैक्ट हमने लिखे जो इम्पैक्ट उसके, हमारे इम्पैक्ट कौन कौन से थे, किस तरीके से कस्टमर ओरिएंटेशन, मार्केट ओरिएंटेशन बढ़ा है, कंपटीशन बढ़ा है, उन्हीं में से देखिए कौन कौन से मिलते हैं। सबसे पहली चीज़ आती है, तारा आफ्टर कंप्लीटिंग हर MBA डिसाइडेड टू गो फॉर ए स्टार्टअप। आफ्टर सर्वेइंग द मार्केट एंड स्टडिंग द नीड्स ऑफ वेल इन्फॉर्म्ड कस्टमर, शी डिसाइडेड टू स्टार्ट ऑन ऑनलाइन अपैरल स्टोर रादर देन गोइंग इन फॉर ब्रिक एंड मॉर्टर क्लोथिंग स्टोर्स। पुराने ब्रिक एंड मॉर्टर, पुराने तरीके की जो दुकान ऑफलाइन सेटअप है उसकी बजाय पर उसने ऑनलाइन स्टोर शुरू करने की शुरू करी। विद जबोंग, मिंत्रा एंड मैनी अदर फैशन ऑनलाइन स्टोर एज कॉम्पिटिटर्स इन मार्केट, शी क्रिएट्स ए niche market for her firm
for providing differentiated services by providing nip and tuck services to its prospective buyers, making it a compelling proposition for even for those who kept away for fearing to of having to visit corner alteration shop for a better fit. For this, she carried out a survey of what women look for and studies the Indian body types to design the size accordingly. The new market condition required her to hire trained personnel with higher competence and greater commitment so as to win away customer visiting brick and mortar shop for their made to order and customized services. Spotting the line from above, identify the impact of government policy. देखिए गवर्नमेंट की पॉलिसी के क्या चेंज आए कि उन्होंने पहले सर्वे कराया, उन्होंने देखा कि लोग क्या चाहते हैं, किस तरीके के कपड़े वगैरह वो खरीदना चाहते हैं, तो उन्होंने मार्केट की नीड्स को सही तरीके से आइडेंटिफाई। तो ये चेंज किस में हुआ? मार्केट ओरिएंटेशन के बाद है। उसके बाद उन्होंने कहा हायर करें ट्रेंड पर्सोनल, सही तरीके के लोगों को लेकर आना, नीड फॉर डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्सेज। उसके बाद कह रहे हैं कि ऑर्डर किया, कस्टमाइज्ड सर्विसेज किया और इतने सारे प्लेटफॉर्म और आ रहे थे, इंक्रीजिंग कंपटीशन। तो ये हमारे 3 इसके अंदर आते हैं, इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी, जो हमारे चेंजेस आए उसके बिजनेस और इंडस्ट्री पर क्या फ़र्क आता है। चलिए 9th केस स्टडी है हमारी, द अलाइनमेंट ऑफ बिजनेस ऑपरेशन विद द एनवायरनमेंट टू रिजल्ट इन बेटर परफॉर्मेंस। आइडेंटिफाई एंड स्टेट द कंपोनेंट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। अगेन बिजनेस एनवायरनमेंट के कंपोनेंट या डायमेंशन की बात हो रही है। स्टेट 2 फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट एज डिस्कस्ड बाय प्रोफेसर मेहता विद नमन एंड गोविंद एंड 2 पॉइंट्स ऑफ इंपॉर्टेंस। तो इसमें फीचर्स भी आ गई, इंपॉर्टेंस भी आ गई और डायमेंशन भी आ गई। देखिए क्या, और लाइन के साथ ही देखते हैं क्या चीज़ समझ में आती है। नमन एंड गोविंद आफ्टर फिनिशिंग देयर ग्रेजुएशन अंडर वोकेशनल स्ट्रीम डिसाइडेड टू स्टार्ट देयर ओन ट्रैवल एजेंसी विच विल बुक रेल टिकट एंड एयर टिकट ऑन कमीशन बेसिस। ये तो बिजनेस की बात कर रहे हैं। They also thought of providing tickets within 10 minutes through the use of internet. Use of internet, technological environment. Environment एक समझ में आ गया यहाँ तक। They discussed the idea with their professor Mr. Mehta, who liked the idea and suggested them to first analyze the market environment. उन्होंने कहा सबसे पहले मार्केट जो है environment उसके ऊपर काम करिए, which consist of investor, competitors and other forces लाइक सोशल पॉलिटिकल। तो यहाँ पर आ रही है कि कौन सी फोर्सेज हैं, कि कई सारी फोर्सेज हैं और अलग अलग तरीके के, जनरल और स्पेसिफिक फोर्सेज की बात आती है। उन्होंने पूरी में कहा दैट मे अफेक्ट देयर बिजनेस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, कि उन फोर्सेज का पता करिए। उनके प्रोफेसर कहते हैं तो ये चीज़ कौन सी फोर्सेज की बात होगी कि फोर्सेज जनरल भी हैं और हमारी जो है वो फोर्सेज स्पेसिफिक भी हैं। He further told them about the technological improvement and shift in consumer preference that were taking place, and as they should be aware of environmental trends and change that may hinder their business performance. तो डायनामिक की बात होगी। उसके बाद है कीप इन माइंड एंड थ्रेट पोज्ड बाय कंपटीटर्स सो दे कैन डील विद सिचुएशन इफेक्टिवली। कॉपिंग विद रैपिड, ये इंपॉर्टेंस की बात आ रही है। कॉपिंग विद रैपिड चेंजेस और आइडेंटिफिकेशन ऑफ थ्रेट्स और अर्निंग वार्निंग सिग्नल, कि उन चीज़ों के ऊपर भी उनको नज़र रखनी चाहिए। तो इसमें जहाँ पर ऑनलाइन बिजनेस शुरू किया वहाँ पर टेक्निकल की बात आ रही है। फिर वहाँ पर उनके प्रोफेसर ने उनको कहा कि इस तरीके की फोर्सेज होती हैं जो बदलती रहती हैं। 2 हो गई, जनरल और स्पेसिफिक फोर्सेज, और डायनामिक वाली बात हो गई। फिर कह रहे हैं कि उनके प्लान को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि कॉम्पिटिटर से उनको कॉम्पिटिटर्स जो हैं वो थ्रेट पॉज करेंगे ही करेंगे और उनको अपने आप को बदलते रहना है। तो कॉपिंग विद रैपिड चेंजेस हो गया इसके अंदर। नेक्स्ट हमारी केस स्टडी है, कर रहे हैं इसमें भी है आइडेंटिफाई पॉइंट्स ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। इम्पोर्टेंस है और इम्पैक्ट बताने हैं जो हमने लास्ट में किए थे। पहली है कैब सर्विस कंपनी उबर हैड अनाउंस दैट इट विल नाउ अलाउ प्राइवेट कार ओनर्स इन दिल्ली टू ऑफर राइड्स टू पैसेंजर। इट इंट्रोड्यूस्ड द न्यू फीचर फ्रॉम December 16 after Delhi government announces its odds even formula to be implemented फ्रॉम जनवरी। तो कॉपिंग विद रैपिड चेंजेस, ठीक है, जैसे ही गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज आ रही है वैसे ही आपने भी तैयारी कर ली है। उसके बाद यहाँ पर चीज़ आती है फेयर्स फॉर शेयर राइडर्स विल बी 10 to 30 cheaper, द कंपनी हैड सेड। इट वॉज फॉलोड बाय ओला दैट अनाउंस्ड that they too would offer ride sharing to passenger in Delhi NCR. Ola will offer 50% discount on Ola share fare over the coming month.
Merucab has also launched its ride-sharing features. It additionally gives customer who opt for ride-share feature a fixed 30% discount on the estimated trip fare. तो पॉइंट ऑफ है कि सबसे पहले तो आपको कंपटीशन का मिनट टू मिनट पता चल रहा है, तो आपको अपने वार्निंग सिग्नल क्लियर रहेंगे। उसके अकॉर्डिंगली जब हम अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को चेंज करते हैं, ये उसी में आता है आइडेंटिफाइंग, ठीक है, वार्निंग सिग्नल और थ्रेट्स, ठीक है। तो कॉपिंग विद रैपिड चेंजेस और आइडेंटिफिकेशन, ठीक है, ये और असिस्ट इन पॉलिसीज एंड प्रोग्राम फॉर्मुलेशन, ये तो हमारा ए पार्ट हुआ इसकी इम्पोर्टेंस का। इम्पैक्ट्स जो थे, इम्पैक्ट्स तो सिंपल चीज़ है, कंपटीशन बढ़ रहा है और आपको अब बदलना ही पड़ेगा क्योंकि सराउंडिंग में सभी लोग अपने काम करने का तरीका बदल रहे हैं। और अब हम आज की लास्ट 11th केस स्टडी कर रहे हैं, इसमें भी डायमेंशन है, ठीक है, और बताने हैं कि कौन कौन से बेनिफिट्स मिलेंगे इन्वायरमेंट को स्टडी करने पर, यानी सिग्निफिकेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग। अब देखते हैं इन्वायरमेंट में है क्या। सुनंदा पेपर डिसाइडेड टू सेट अप इट्स इंडस्ट्रियल यूनिट इन बैकवर्ड विलेज ऑफ मध्य प्रदेश due to its strategic location, easy availability of wood to make paper. Moreover, due to unemployment, cheap labor is available in abundance. The village has no electricity, so it decided to tap renewable resource solar energy in place of using diesel generator to meet its power requirement. The government offered industrial land at cheaper rate for the development backward area and also provided subsidy. लास्ट लाइन में क्लियर हो रहा है, ऊपर से कुछ चीज़ क्लियर नहीं हुई। तो यहाँ पर है सिर्फ और सिर्फ ये कौन सा इन्वायरमेंट जा रहा है, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, जहाँ पर गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है बैकवर्ड एरिया में इंडस्ट्री लगाने के लिए, वो अपनी आइडियोलॉजी क्लियर कर रही है। और दूसरी चीज़ है उनको क्या फ़ायदे हुए कि उन्होंने इसके साथ काम किया, उनको यूज़फुल रिसोर्सेज टैप करने में हेल्प मिली, तो टैपिंग यूज़फुल रिसोर्सेज और उन्होंने अपनी पॉलिसीज़ और प्रोग्राम को उनके अकॉर्डिंगली रखा। तो ये हमारी आज की लास्ट केस स्टडी है और ये चैप्टर की रिवीजन हुई आपकी। मैं फिर से कह रही हूँ, आपकी बुक्स को रिप्लेस करने की कोई कोशिश नहीं है, सिर्फ आप इनको सुन के एक बार फिर से पढ़ेंगे या पढ़कर सुनेंगे तो आपकी ज़रूर कुछ हेल्प होगी। थैंक यू।